यहाँ से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है इसके यहाँ पर यूपी पीसीएस का हम लोग पेपर देख रहे थे, ठीक है। इसका टेस्ट यहाँ पर जो है पहला था, राइट। पहला हम लोगों ने पार्ट 1 देखा है इसका, तो पार्ट 1 यहाँ से हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर उसका पार्ट 1 पूरा हम लोग ने कर लिया है, पार्ट 2 यहाँ से आज कवर करेंगे और उसके बाद टेस्ट नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे फिर, ठीक है। इस टाइप से हम लोग यहाँ पर जितने भी यहाँ पर क्लासेस है, जैसे कि आपका दृष्टि का है, नेक्स्ट आईएएस का है, फोरम के भी मैं करा चुका हूँ, और अपना यूकेटी चैनल है उसके भी हम लोग ने 5 पेपर करीब कर लिए। जो 5वां पेपर था वो फुल लेंथ था, ठीक है। तो वो भी काफी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम के कल मैंने आपको कराया था वो, तो देख सकते हो एक एक करके जितने यहाँ पर है वो, और साथ में इन सबके टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर अच्छे से चीजें कवर करके चलना है, ठीक है। आते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। 75 हम लोगों ने किए थे क्वेश्चन, इसके 76 से स्टार्ट करेंगे आज। 76 से 150 क्वेश्चन तक कवर करेंगे इसको। 76 से इसे बोला निम्नलिखित रिपोर्ट को उनको प्रकाशित करने वाले संगठन के बारे में विचार करना है। पहली बात है रिपोर्ट और उनके प्रकाशक संगठन कौन कौन से हैं। पहला है, यहां से बोला है इसमें कि विश्व आर्थिक परिदृश्य कौन जारी करता है रिपोर्ट, ये ठीक है, ये जारी करता है विश्व आर्थिक परिदृश्य का प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा समानता वर्ष में 2 बार किया जाता है। पहली बात क्या होगी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, पहली बात करेक्ट है। सेकंड यहां से हो जाएगा कि विश्व विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट जो होती है ये वार्षिक रिपोर्ट है, राइट, ये विश्व बैंक द्वारा, करेक्ट है। तीसरा वैश्विक वेतन रिपोर्ट, वैश्विक वेतन जो रिपोर्ट है ये प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा किया था ना कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा। 1 2 करेक्ट है, गलत पूछा है तो केवल एक गलत है। केवल एक का मतलब यहाँ पर पहला नहीं होगा, केवल एक का मतलब कहने का कि तीन में एक स्टेटमेंट यहाँ पर कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 77 है, 2025 में भारत सांकेतिक जो नॉमिनल जीडीपी है उसके आधार पर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इस दावे के अनुसार भारत सांकेतिक जीडीपी में इनमें से किस देश से ठीक आगे था। आंसर क्या होगा, 77 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से जापान से ठीक आगे था, सी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है आईएमएफ के विश्व आर्थिक परिदृश्य में प्रस्तुत अनुमानों के अनुसार भारत वर्ष में 2025 में मौद्रिक जीडीपी के आधार पर जापान को पीछे छोड़ते हुए अर्थव्यवस्था के आकार की संबंध में विश्व में चौथे स्थान पर प्राप्त कर लिया इसने, ठीक है। भारत की जीडीपी का लगभग 4.18 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर आंकी गई है इसकी। 78 नंबर आते हैं। 78 बोले उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना के बारे में विचार करने। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनवरी 2018 में शुरू की गई थी। 78 पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। सेकंड, इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में शामिल किया जाएगा, ये शामिल किया गया है। दोनों बातें करेक्ट है क्योंकि यूपी के इसमें सभी जो जनपद या जिले हैं वो शामिल किए गए हैं, ठीक है। ये योजना उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों को आच्छादित करती है और मई 2025 से 12 नए उत्पाद को जोड़े जाने के बाद कुल टोटल यहाँ पर 75 जिले जो हैं उसमें 74 उत्पाद इस योजना में शामिल कर दिए गए हैं अभी तक, ठीक है। दोनों बातें करेक्ट है, आंसर सही पूछा डी। 79 नंबर है, निम्नलिखित योजनाओं को उनके संबंधित नोडल मंत्रालय के विचार करना है। इसमें देखते हैं। पहली बात है, पहले बोला कि योजना इसके नोडल मंत्रालय कौन है। पहली बात है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, वित्त मंत्रालय, पीएम किसान ग्रामीण विकास मंत्रालय, ये गलत हो जाएगा क्योंकि पीएम किसान जिसके अंतर्गत किसान परिवारों को 6,000 रुपए की वार्षिक सहायता प्रदान की जाती है और कृषि एवं कल्याण विकास मंत्रालय के अधीन संचालित होती है, न कि ग्रामीण विकास मंत्रालय। तीसरा है प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी अर्बन आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, ठीक है। क्या होगा, ये करेक्ट है, आंसर हो जाएगा 1 और 3 सही है, तो 79 का करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, बी करेक्ट है। दो बातें। क्वेश्चन नंबर 80 है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण को शिशु, किशोरी और तरुण श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। इनमें से कौन सा विकल्प तरुण श्रेणी के सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, बताओ कौन दर्शाएगा। आंसर क्या होगा, 80 का करेक्ट आंसर सोचो आप क्या होगा, बताना है आपको आंसर ये, ठीक है। आपको मैं 10 सेकंड का टाइम देता हूँ। 80 का आंसर हो जाएगा, आ गया होगा समझ, करेक्ट आंसर 80 का हो जाएगा। कितना होगा, 5,50,000 से 5 लाख तक के ऋण है ना, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, बी नहीं सी आंसर होगा, 5 लाख से अधिक और 10 लाख के ऋण, सी आंसर यहाँ से करेक्ट होगा। ध्यान रखना है स्टेटमेंट इसका। क्वेश्चन नंबर 81 आते हैं, 81 है, सूची को मैच करना है कि
वित्त आयोग और अध्यक्ष 81 में। पहली बात है कि यहाँ से 14वां को होगा, 14वां वित्त आयोग 14, जो अध्यक्ष वाई वी रेड्डी थे। 42वें ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण की अनुशंसा की थी इसमें, 1 और 2। 15वें को जाएगा आपका यहाँ से B1 NK सिंह। 16वें क्या हो जाएगा आपका, क्या C3 अरविंद पनगड़िया। और 13वें की क्या हो जाएगा, विजय केलकर सही आंसर है। और जो अरविंद पनगड़िया है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है ये, और 2026 से 2031 की अवधि के लिए ध्यान रखना है। और जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह ये 2021 से 26 की अवधि तक है, अभी 2026 चला उस तक, ठीक है। तो इनका कुछ यहाँ पर अभी टाइम बाद यहाँ पे हटेंगे। तो आंसर क्या होगा, 81 का ये करेक्ट है। 82 नंबर है 82, निम्नलिखित में से विकास संस्थाओं और इसकी जो संस्थान है विचार करना है, संस्थान और इसकी स्थापना वर्ष कौन कौन से है। पहली बात है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 1964, पहली बात क्या है, करेक्ट है। सेकंड, भारतीय निर्यात विकास बैंक, विकास आयात बैंक 1982, ये भी करेक्ट है। तीसरा, राष्ट्रीय आवास बैंक 1988, तीसरी बात भी करेक्ट है। चौथा, भारतीय लघु विकास बैंक 1982, तीसरी बात यहाँ से, चौथी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि भारतीय लघु विकास उद्योग बैंक जो है ये सिडबी की स्थापना सिडबी अधिनियम 1989 के अंतर्गत 2 अप्रैल 1990 को की गई थी, ना कि 1982 में। 1 2 3 करेक्ट है आंसर, गलत पूछा तो 1। 83 आते हैं 83, राष्ट्रीय आय की गणना विदेशों से प्राप्त निवल कारक नेफ्या NFIA को सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में जोड़ने से प्राप्त होता है क्या। ये प्राप्त होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। क्या प्राप्त होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद मतलब GNP, ठीक है। प्रवासी के अनुसार सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है ये सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों में निवल आय जो होती है NFIA उसके बराबर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, भारत में मूल सूचकांक के संबंध में विचार करना है। भारत में थोक मूल सूचकांक WPI सेवाओं के मूल्य पर शामिल नहीं होते हैं, सेवाओं के मूल्य में शामिल नहीं होता इसमें। 84 का पहला करेक्ट है। सेकंड, महंगाई को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति समिति उपयोग किए जाने वाले उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार और जारी की जाती है। 84 का पहला तो करेक्ट होगा, लेकिन दूसरा आंसर गलत है, क्योंकि मौद्रिक नीति समिति जो होती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ये द्वारा मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के लिए संयुक्त का लक्ष्य जो संकलन है ये उसका प्रकाशन सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय जो होता है उसके अंतर्गत होता है, ठीक है, ना कि RBI द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के CPI आंकड़ों का उपयोग करना, परंतु उसका आकलन संकलन नहीं करेगा ये। तो याद रखना, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो टॉपिक था कौन सा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मैंने जो टेस्ट पेपर कराए हैं यूपीपीसीएस के, मैं आपको बोलता जा रहा हूँ कि जितने मैं क्वेश्चन कराते जा रहा हूँ सब टॉपिक आप लिखते जाओ। जैसे कि यहाँ पर MPC आया, अगर आपने पढ़ा होता MPC जो मैंने बताया था पहले कि टॉपिक नोट करो और पढ़ो, तो टॉपिक अगर यहाँ से पढ़ा हो तो ये स्टेटमेंट आप सही कर लेते, ठीक है। इसलिए कहता हूँ टेस्ट लगाने से फायदा नहीं होगा, आप 100 टेस्ट लगा डालो, जब तक आप इन टॉपिकों को जाकर डीप में नहीं पढ़ोगे सब क्वेश्चन आपको दिखते रहेंगे नए नए। इस वजह से जितने टॉपिक आ रहे हैं सब टॉपिक को लिस्ट करो और एक एक करके पूरा सीरियल वाइज अच्छे से पढ़ो, ठीक है। और टेस्ट सॉल्व करो, टेस्ट के टॉपिक निकालो, ठीक है। ये सबसे अच्छा बेस्ट तरीका है। भाई नहीं निकाल पा रहे तो बोलो, मैं आपको कुछ लिस्ट यहाँ पर बना के मैं भी शेयर कर दूंगा। आगे आते क्वेश्चन 85। अच्छा, तीसरा स्टेटमेंट बचा है। तीसरा बोला इसमें 84 में कि भारत में वर्तमान थोक मूल्य सूचकांक श्रृंखला का आधार वर्ष 2022-23 है, करेक्ट है। 1 और 3 सही है, दूसरा आंसर गलत हो गया। आंसर यहाँ से क्या होगा, आंसर यहाँ से 1 और 3 C करेक्ट है। और यहाँ पर जिससे पहले 2011 के आधार को संशोधित किया गया इसलिए 22-23 हो गया। क्वेश्चन नंबर 85 है, भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो मध्य कर का बंटवारा है उसके संबंध में केंद्र सरकार द्वारा आरोपित किसी भी उपकर से जो होता है यदि भार सरचार्ज जिसको बोलते हैं उससे प्राप्त आय राज्यों के साथ नहीं बांटी जाती है और यह विभाज्य पूल का हिस्सा नहीं होता है। पहली बात 85 का क्या होगा, करेक्ट है। सेकंड, विभाज्य पूल में संविधान की 7वीं सूची में वर्णित संघ सूची के सभी कर शामिल होते हैं, गलत है, क्योंकि विभाज्य पूल में संघ संबंधी सभी टैक्सेस यहाँ पर कर शामिल नहीं होते हैं। इसमें उपकर, अधिभार, तो संग्रहण की लागत शामिल नहीं की जाती है, बाकी यहाँ पर इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। इसलिए कहना गलत होगा कि संघ सूची के सभी कर इसमें हिस्सा होंगे। संविधान के आर्टिकल 270 में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कर होने वाली शुद्ध आय के बंटवारे का प्रावधान करता है। तीसरा करेक्ट है। 1 और 3 85 का है। 86 नंबर है, यदि भारतीय रुपए का अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अत्यधिक मूल्यह्रास हो जाता है तो अन्य सभी परिस्थितियों में समान रहती है, तो अल्प से मध्यम अवधि के निम्नलिखित में से कौन से परिणाम सर्वाधिक होंगे। आंसर 86 का हो जाएगा। पहला, वैश्विक बाजारों में भारतीय जो निर्यात कीमत है उसके दृष्टिकोण से अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाएगा, सही बात है, हो जाएगा।
यद्यपि वास्तविक निर्यात मूल्य है उसकी लोच निर्भर करेगी उस पर। सेकेंड बात है, अमेरिकी डॉलर में लिए गए भारत के विदेशी ऋण पुनर्भुगतान की लागत हेतु कम हो जाएगी। तीसरी बात है, आयातित मुद्रास्फीति बढ़ सकती है क्योंकि कच्चे तेल जैसे आयातित वस्तुएं की कीमत बढ़ जाएगी। तो तीसरी बात क्या होगी? करेक्ट है, लेकिन दूसरी बात गलत है यहाँ से इसकी। दूसरी बात इसलिए गलत है क्योंकि ये बोला था अमेरिकी डॉलर के लिए भारत में विदेशी ऋण से पुनर्भुगतान की लागत कम हो जाती है। ये गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि रुपए के मूल्य से डॉलर मूल्य वर्ग की जो बाह्य ऋण है उसके भुगतान अधिक महंगा हो जाता है, ना कि कम होता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना है, क्या गलत है क्या सही है। तो पहला और तीसरा करेक्ट है आंसर पे। 87 नंबर है, भारतीय वित्तीय प्रणाली के संबंध में विचार करना है। पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण को वर्ष 2013 में संसद के एक अधिनियम द्वारा वैधानिक रूप से दर्जा दिया गया था, प्रदान किया गया था। पहली बात 87 फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण इरडाई की स्थापना नरसिम्हा समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी। सेकंड गलत है, क्योंकि भारतीय बीमा विनियामक और प्राधिकरण की स्थापना आर एन मल्होत्रा समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी, जिसने बीमा क्षेत्र में सुधारों का निरीक्षण किया था। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी तथा इरडाई दोनों आदेशों के विरुद्ध प्रतिभूति अपीली न्यायाधिकरण में अपील की जा सकती है। क्या होगा? करेक्ट है, 1 और 3 दोनों सही है, आंसर यहां से सी। क्वेश्चन 88 है, भारत के आर्थिक इतिहास के निम्नलिखित महत्वपूर्ण घटनाओं पर कालक्रम को लगाना है। 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ठीक है, ये दे रखा है, और ये दे रखा है नई आर्थिक नीति का उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण, और तीसरी बात दे रखी है वस्तु सेवा कर जीएसटी और ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। तो देखो पहला यहाँ से क्या होगा, सीरियल वाइज अगर लगाएंगे हम लोग क्रम से, तो यहाँ से पहला आएगा आपका चौथा स्टेटमेंट ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का भारतीय रुपए का मूल्यन कब? 1966। उसके बाद आएगा चौथे के बाद आपका पहला 1969 में कौन सा? 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण। उसके बाद आपका आएगा दूसरा मतलब नई आर्थिक नीति उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण मतलब 1991, एलपीजी जिसको बोलते हैं, एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन और क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, ये तो क्या होगा? सेकंड हो गया। उसके बाद आपका 4 फंड्स 2 और एक आपका तीसरा आ जाएगा 2017 वस्तु सेवा कर जीएसटी। ठीक है, करेक्ट आंसर यहां से 4, 1, 2, 3 सही आंसर यहां से ए करेक्ट है 88 का। 89 नंबर है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली में दबावग्रस्त अस्थियां के प्रबंधन के संबंध में विचार करना है। कथानिक दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता 2016 दिवालियापन के समाधान के लिए एक समयबद्ध प्रक्रिया प्रदान करती है, जिसमें समाधान प्रक्रिया को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करना होता है। 89 पहला स्टेटमेंट सही है। सरफेसी अधिनियम 2002 के अंतर्गत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को निर्धारित शर्तों के अधीन न्यायालय में हस्तक्षेप के बिना प्रतिभूति हितों को लागू करने और बकाया राशि वसूल करने का अधिकार होता है। सेकेंड, ये भी करेक्ट है। दोनों बातें यहां से क्या है? करेक्ट है, और इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। कर रहा है या नहीं कर रहा है? क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि ये बात कर रहा था, ये सरफेसी अधिनियम जो है ये 2002 के अंतर्गत वित्तीय संस्थान निर्धारित अधीन न्यायालय के हस्तक्षेप के लिए बात कर रहा था, और यहाँ पर ये बात कर रहा है किसकी? आईबीसी की बात कर रहा है। ठीक है, दोनों अलग है। आंसर क्या होगा? 89 का बी करेक्ट है। क्वेश्चन 90 मानव विकास सूचकांक असमानता मानदंड के बारे में। मानव विकास सूचकांक एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और जीवन स्तर पर प्रति शहरी प्रति यहाँ पर जो व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय है उसके समानीकरण सूचकांकों का गुणोत्तर माप होता है। 90 का पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड है, तीनों आयामों के वितरण में पूर्ण समानता होने पर असमानता समायोजित विकास सूचकांक के बराबर होगा। सेकंड बात गलत है, क्योंकि असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक के बराबर केवल पूर्ण समानता निधि स्थिति होती है, उसमें होता है जब असमानता विद्यमान होती है, तब आईएचडीआई एचडीआई से कम हो जाता है। तीसरी बात है यूएनडीपी और ओपीएचआई है ना, यूएनडीपी और ओपीएचआई जो है, ये ओपीएचआई होता क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव इंडेक्स। ठीक है, इसके बराबर होता है ओपीएचआई द्वारा जारी बहुआयामी निर्धारण सूचकांक एमपीआई स्वास्थ्य शिक्षा जीवन स्तर के आयामों को संकेतक के रूप में प्रयोग करता है। तीसरी बात करेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक पॉइंट घुमा करके दिया हुआ है, तो नोट करो चीजों को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? तीसरा करेक्ट है, क्योंकि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक में प्रकाशन संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी तथा ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव द्वारा किया जाता है, जिसको ओपीएचआई बोलते हैं। और ये गरीबी, अतिव्यापन, वंचन को
3 आयामों में मापता है, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। इनका आकलन कुल 10 संकेतों के आधार पर किया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेगा ओपीएचआई के बारे में, ऑक्सफोर्ड पावर ट्रेंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के बारे में विचार करो। इसका जो बोलेगा ये कुल टोटल मिलाकर के 6 संकेतकों में बट जाता है। दूसरी बात, इसमें 4 आयाम होते हैं, ऐसा करके बोलेगा, बल्कि दोनों गलत है, क्योंकि 4 आयाम नहीं होते, 3 आयाम होते हैं और ये 10 संकेतों पर दिया जाता है। तो स्टेटमेंट को ध्यान से अच्छे से पढ़ के लिखो, ठीक है। 90 का 1 और 3 करेक्ट है, सी। क्वेश्चन नंबर 91 आते हैं। नीचे दिए गए भी कथन और कारण देखते हैं इसको। पहला बोला है, तेंदुलकर समिति ने एक निश्चित उपभोग मानक पर आधारित निर्भरता रेखा पद्धति को समाप्त कर दिया है। 91 फर्स्ट स्टेटमेंट यहां से करेक्ट है। सेकंड है, इसने एक समान निर्धनता रेखा उपभोग टोकरी को अपनाया तथा स्वास्थ्य और शिक्षा पर निजी व्यय को इसमें शामिल किया था। दोनों बातें करेक्ट है। 91 का आंसर बी करेक्ट है, इसकी व्याख्या भी कर रहा है। 92 मानव पूंजी के संबंध में विचार करने। मानव पूंजी अमूर्त होती है और उस व्यक्ति से अलग नहीं की जा सकती जिससे ये निहित होती है। पहला क्या होगा? 92 का पहला स्टेटमेंट ऐसे क्या होगा? करेक्ट है, सही है। एक बार निर्मित हो जाने के बाद मानव पूंजी का समय के साथ मूल्यह्रास नहीं होता है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि मानव पूंजी का मूल्यह्रास तभी भी होता है और ये तकनीकी परिवर्तन के कारण कौशल प्रासंगिक अप्रासंगिक हो सकते हैं, ठीक है। आंसर क्या होगा? 1 करेक्ट है। क्वेश्चन 93 है, ग्रामीण विकास और निम्नलिखित में से कार्यक्रम पर विचार करने देखते हैं, उनके आरंभ होने के अनुसार कालक्रम में लगाना है। 93 पहले आएगा आपका सीडीपी। सीडीपी कहने का मतलब सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952, ठीक है, सीडीपी हो गया। उसके बाद आपका आएगा आईआरडीपी। आईआरडीपी कब हुआ था? चौथा आएगा उसके बाद, मतलब ये 1978। जीआरवाई, जीआरवाई मतलब जवाहर रोजगार योजना, ये आई थी 1989। और एसजीएसवाई स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999। आंसर हो जाएगा 2 4 3 1। 2 4 3 1 इसका सही आंसर होगा। 93 का 2 4 3 1 ए में है। 94 आते हैं, सूची 2 को मैच करेंगे, देखते हैं कार्यक्रम और इसके मुख्य केंद्रित कौन कौन है। 94 पहला ट्राइसियम स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण पर 1979 में, ठीक है, और ये स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करना था। आगे डीडब्ल्यूसीआरए हो जाएगा आपका डीडब्ल्यूसीआरए बी का 3 ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को बच्चों पर, ठीक है, विकास को लेकर के। आरएलईजीपी भूमि विहीन जो ग्रामीण रोजगारों पर। और जीआरवाई मैंने बताया था आपको, जीआरवाई जो होगा ये 1989 में एक मजदूरी रोजगार योजना थी जिसका गठन एनआरईपी तथा आरएलईजीपी के विलय के माध्यम से की गई थी। आंसर बी करेक्ट है। 95 आते हैं, 1930 के दशक में महामंदी के मुख्य रूप से वजह कैसे शुरू हुई थी? आंसर हो जाएगा ये शुरू हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका के 1929 का वॉल स्ट्रीट शेयर बाजार क्रैश से, ठीक है। आंसर ये करेक्ट है 95 का। 96 से नीचे दिए गए विकथन और कारण है। पहला, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी और आधारभूत उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए तीव्र औद्योगिकरण पर बल दिया गया था। 96 का पहला स्टेटमेंट यहां से क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना मालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। दोनों बातें यहां से एकदम करेक्ट है। 97 नंबर है, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। पहली बात है, पहला बोला इसमें कि इन दोनों संस्थानों की स्थापना 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के परिणाम स्वरूप हुई थी। 97 का पहला स्टेटमेंट यहां से करेक्ट है। सेकंड, आईएमएफ मुख्य रूप से भुगतान संतुलन की अल्पकालिक समस्याओं का समाधान करता है। सही है। आईएमएफ और विश्व बैंक दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। तीनों बातें करेक्ट है। 97 का आंसर 1 2 और 3 डी करेक्ट है। 98 नंबर है, अभिकथन कारण। अधिकांश वर्षों में भारत का सकल राष्ट्रीय उत्पाद उसके सकल घरेलू उत्पाद से कुछ कम रहता है। पहली बात 98 का क्या होगा? यहां से करेक्ट है। भारत की विदेश से प्राप्त निवल कारक एनएफआई समानता ऋणात्मक रही होती है। सेकेंड बात क्या होगी? 98 का सेकेंड स्टेटमेंट यहां से ये भी करेक्ट है। क्या व्याख्या कर रहा है? व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि यहां पर ये अधिकांश वर्षों में भारत को सकल राष्ट्रीय उत्पाद की दर की बात कर रहा था, ये भी यहां पर इसी चीज की बात कर रहा है, आगे पॉइंट बता रहा है इसका। 98 का आंसर बी करेक्ट है, व्याख्या करता है। 99 नंबर है,
मजदूरी और कच्चे माल जैसी जो आगत है, इनपुट्स, उसकी माल लागत की जो वृद्धि है, उसके कारण जो समानता मूल्य स्तर है उसमें लगातार होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। ये यहां से सही आंसर है। ठीक है, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति तब उत्पन्न होती है जब उत्पादन की लागत बढ़ने के कारण वस्तुओं और सेवाओं के समान मूल्य में बढ़ जाते हैं। उदाहरण के लिए मजदूरी बढ़ना, कच्चे माल का महंगा होना। 99 ए। क्वेश्चन नंबर 100 है, निर्धनता रेखा की अवधारणा के संबंध में विचार करना है। निर्धनता रेखा अलग अलग देशों में और अलग अलग समय के साथ एक समान नहीं होती है। 100 का पहला स्टेटमेंट यहां से करेक्ट है। निर्धनता रेखा अनिवार्य मानी जाने वाली आधारभूत आवश्यक वस्तुओं की टोकरी और इन वस्तुओं व सेवाओं की कीमतों पर निर्भर करती है। क्योंकि निर्धनता रेखा जो होती है इसका निर्धारण मूलभूत आवश्यकताओं की जैसे कि भोजन और जरूरी खाद्य वस्तुएं, इन वस्तुओं की कीमतों में आधार पर किया जाता है। जैसे जैसे वस्तुएं या उनकी कीमतों में बदलाव होता है, निर्धनता रेखा मौद्रिक मूल्य भी बदले जाते हैं। दोनों बात करेक्ट है। 100 का आंसर सी। 101 नंबर है क्वेश्चन, विकास के संबंध में अमर्त्य सेन ने दृष्टिकोण के संबंध में विचार करना। क्षमताधारित दृष्टिकोण विकास को मानवीय स्वतंत्रता और क्षमताओं के विस्तार पर रूप में देखता है। 101 का पहला स्टेटमेंट यहां से क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड, इस दृष्टिकोण में आय को विकास और लक्ष्य नहीं बल्कि यहां पर उसका एक साधन मानता है। अमर्त्य सेन ने अपनी पुस्तक डेवलपमेंट एज फ्रीडम इन विचारों के विस्तार से प्रस्तुत किया था। तीसरी बात भी करेक्ट है। कब? 1999 में। तीनों बातें सही है। 101 का आंसर डी सभी सही है। 102 नंबर है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में विचार करना है। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की सिफारिश जो होती है कृषि लागत और मूल आयोग सीएसीपी द्वारा की जाती है। 102 का पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड, एमएसपी के संबंध में सीएसीपी की सिफारिश सरकार के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी होती है। सेकंड बात गलत है, क्योंकि जो सीएसीपी होती है सिफारिश केवल परामर्शदात्री होती है, ये बाध्यकारी नहीं होंगी। वन सिर्फ करेक्ट है। 103 आते हैं, भारत में मुद्रा आपूर्ति की मापों के बारे में विचार करना है। M1 जो होता है ये संकुचित मुद्रा में जनता के पास उपलब्ध मुद्रा बैंकिंग प्रणाली की मांग, जमा तथा भारतीय रिजर्व बैंक के पास मौजूद अन्य जमाएं शामिल होती हैं। पहला 103 का क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड है कि M3 व्यापक मुद्रा M1 में बैंकों के पास जनता की सावधि जमा छोड़कर प्राप्त की जाती है। सेकंड बात ये भी करेक्ट है, क्योंकि M3 जो मुद्रा होती है ये व्यापक मुद्रा होती है और ये M1 प्लस जो भारतीय में जो भारत या फिर कहीं पर जो बैंक में जनता की जो सावधि जमा होती है वो शामिल होती है। और M3 में मुद्रा आपूर्ति का सबसे बड़ा और व्यापक रूप प्रयुक्त और प्रचलित माप है। इसे समग्र मौद्रिक संसाधन भी कहा जाता है। दोनों बातें करेक्ट है। 103 का आंसर सी। 103 का आंसर क्या होगा? सी, दोनों करेक्ट। 104 है, भारत में भुगतान संतुलन बीओपी के बारे में विचार करना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट। दस व्यापार वस्तुओं, आदर्श व्यापार सेवाओं और आय हस्तांतरण संबंधित लेन देन चालू खाते दर्ज किए जाते हैं। ठीक है, भारत के भुगतान संतुलन है उसमें उसके बात कर रहा है। पहली बात सही है। सेकंड, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश एफपीआई को पूंजी खाते के अंतर्गत दर्ज किया जाता है। करेक्ट है। विदेशों से प्राप्त कामगार के विप्रेषण को पूंजी खाते के अंतर्गत दर्ज किया जाता है। तीसरा गलत, क्योंकि श्रमिकों द्वारा भेजी गई धनराशि को अर्थात विप्रेषण एक पक्षी चालू हस्तांतरण है, अतः इसे चालू खाते में द्वितीयक आय के रूप में दर्ज किया था, न कि पूंजी खाते में। 1 2 करेक्ट है। 105 नंबर है, अभिकथन है कारण। भारतीय कृषि को प्राय प्रच्छन्न बेरोजगारी का एक उदाहरण मानता है। पहला क्या होगा? 105 का स्टेटमेंट यहां से करेक्ट है। प्रच्छन्न बेरोजगारी में अतिरिक्त श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य या लगभग शून्य के बराबर होती है, अतः उन्हें हटाने से कुल उत्पादन में कोई कमी नहीं आती है। एकदम सही बात है, यही प्रच्छन्न बेरोजगारी की डेफिनेशन होती है। ठीक है, कि श्रमिक दिखने में तो रोजगार लगते हैं लेकिन वे अतिरिक्त श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता जो होती है, मार्जिनल जो प्रोडक्टिविटी होती है, वो शून्य या लगभग 0 होती है। यदि उन्हें कार्य से हटा दिया जाता है तो कुल उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगी। बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 106, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय आय का मापन के 3 कारकों में से एक नहीं है? 3 होंगे और एक नहीं है, कौन सा? आंसर हो जाएगा उपभोग विधि इसमें नहीं शामिल होती है, क्योंकि उपभोग विधि राष्ट्रीय आय को मापने का कोई मान तरीका नहीं है। उपभोग वास्तव में एक व्यय विधि का ही हिस्सा होगा। क्या पूछा है? कौन सा?
गलत है, तो डी। क्वेश्चन 107, आय समानता मापन जो है उसके बारे में पहली बात है, गिनी गुणांक का मान 0 से 1 की मध्य होता है। 107 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। गिनी गुणांक का उच्चतम मान अधिकतम आय असमानता को दर्शाता है, सही है। गिनी गुणांक ऑरेंज वक्र से प्राप्त किया जाता है, तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों बातें सही है। 107 का आंसर डी 1 to 3। 108 है, सूची 1 क्षेत्रक और सूची 2 इसका प्रतिनिधि क्रियाकलाप। पहला क्या होगा 108 में, प्राथमिक क्षेत्र जो आपको हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, फसलों की खेती खनन। द्वितीय क्षेत्र में आपका क्या हो जाएगा, जैसे आपका कारखाना में वस्तुओं का विनिर्माण। तृतीय क्षेत्र में टर्सरी जो आपका सर्विस सेक्टर में, इसमें बीमा, बैंकिंग, व्यापार, परिवहन जैसी सेवाएं। और चतुर्थक में आपका ज्ञान आधारित अनुसंधान शामिल होते हैं। A1, B2, C3, D4। करेक्ट आंसर 108 का ही करेक्ट है। 109 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार, लेख पत्र, मनी मार्केट जो इंस्ट्रूमेंट है। करेक्ट आंसर 109 का हो जाएगा, ये है कौन सा, राजकोषीय। एक तो विपत्र हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आपका हो जाएगा यहां से क्या, दूसरा हो जाएगा राजकोषीय विपत्र और दूसरा हो जाएगा वाणिज्यिक पत्र। ये दोनों सही है, लेकिन समता अंश या इक्विटी शेयर इसमें नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इक्विटी शेयर पूंजी बाजार के लिखत होते हैं। वे किसी कंपनी में दीर्घकालिक स्वामित्व के प्रतिनिधि करते हैं और उनकी कोई निश्चित परिपक्वता अवधि नहीं होती है। 1 2 करेक्ट है। 109 का आंसर ए। 110 नंबर है, भारत में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के बारे में विचार करना है। कृषि तथा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत शामिल श्रेणियां में आते हैं। 110 का पहला करेक्ट है। बैंकों के लिए प्राथमिकता प्राप्त ऋण क्षेत्र को दिए गए जाने वाले ऋण से संबंधित लक्ष्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। सेकंड में सही है, दोनों बातें सही है। 110 का आंसर सी 1 और 2 करेक्ट है। 111 है, अर्थशास्त्र में ऐसी वस्तु जिनका उपभोग अति अप्रतिस्पर्धी, नॉन रिवल तथा अवर्ज का सर्वोत्तम से वर्णन करती है। देखो इसको सही समझते हैं, यह है क्या कि देखो अप्रतिस्पर्धिता क्या होती है, नॉन रिवेलिटी क्या होती है। यह अर्थात एक व्यक्ति द्वारा उपभोग करने के लिए दूसरे व्यक्ति की उपलब्धता में कम ना होना, ठीक है। और एक होती है अबहिष्करणीयता, जिसको बोलते हैं नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी, अर्थात भुगतान न करने वालों पर इसके उपभोग प्रभावी रूप से वंचित नहीं किया सकते हैं। आंसर यहां से 111 का सी करेक्ट हो जाएगा, सार्वजनिक वस्तु, ठीक है। इसके प्रमुख यहाँ पर उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कि एक तो आपका रक्षा, ठीक है, सड़क सुरक्षा रक्षा, सड़क प्रकाश व्यवस्था, सार्वजनिक प्रसारण, ये सब। आगे आते क्वेश्चन 112 नंबर, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में। हालिया अनुमानों के अनुसार सकल घरेलू जो राज्य घरेलू उत्पादक GLTP के दर पर उत्तर प्रदेश भारत में शीर्ष 3 राज्यों में शामिल है। पहला क्या होगा, 112 का पहला स्टेटमेंट यहां से करेक्ट है। सेकंड है, उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय अखिल भारतीय औसत प्रति व्यक्ति आय से अधिक होगी। सेकंड गलत है, अधिक नहीं है, कम है, काफी कम है इससे। तीसरा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2026 में अपना पहला राज्य आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया था। तीसरी बात करेक्ट है। 112 का भी करेक्ट है। 113 नंबर है, सूची 1 सूची 2 को मैच करते हैं। उत्तर प्रदेश का जनपद और उसका उत्पाद कौन सा है 113 में। पहला हो जाएगा भदोही, कालीन को लेकर के, ठीक है। उसके बाद मुरादाबाद हो जाएगा पीतल शिल्प को लेकर के, ठीक है, हस्तशिल्प को लेकर के। पीलीभीत आपका हो जाएगा क्या, पीलीभीत आपका हो जाएगा ढोलक, सही है, ढोलक बांसुरी उसको लेकर के। नहीं, पीलीभीत ढोलक को लेकर नहीं होगा, पीलीभीत आपका हो जाएगा पीलीभीत जो है ये पारंपरिक बांसुरी निर्माण के लिए है ना, ये होगा। और अमरोहा ढोलक के लिए होता है, ठीक है। आंसर क्या होगा, A2B1 और C का 3 होना चाहिए। A2B1 स्टेटमेंट थोड़ा मिस्टेक दे रखा है इसमें, मैं अपना खुद से बना लेता हूँ स्टेटमेंट। इसमें A का 2, B का 1, C का 3, D का 4, 2 1 3 4 मतलब 2 1 3 4 इसका आंसर होगा। 113 का ऐसा नहीं है इसमें, लेकिन अपना हिसाब से हम लोग इसको लिखेंगे। थोड़ा सा मिस्टेक दे रखा है, कुछ मिसप्रिंट हो गया होगा इसमें, ठीक है। आगे आते हैं, 114 नंबर है, सूची को सूची 2 को मैच करते हैं, देखते हैं इसमें। पहला बोला है वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान और इसके जनपद कौन कौन से हैं। पहला 114 सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य क्या होगा, सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य आगरा जनपद अवस्थित है इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं, कतन्या घाट वन्यजीव अभयारण्य, ये भारत नेपाल के सीमा के निकट बहराइच जनपद में। आगे
चंद्रशेखर आजाद पश्चिम भैण, चंद्रशेखर आजाद पश्चिम भैण जो है उन्नाव जनपद में, ठीक है। और इसे पहले नवाबगंज पश्चिम भैणा के रूप में भी जानते थे। ओखला पश्चिम बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सीमा पर गौतम बुद्ध नगर जनपद में स्थित है। आंसर क्या होगा? ये करेक्ट आंसर यहाँ से 114 का ए करेक्ट है। 115 आते हैं, सूची 1 सूची 2 को मैच करते हैं, देखते हैं। इसमें बोला है उत्तर प्रदेश के पश्चिम भैण जनपद सांडी पश्चिम भैण कहां पर है? ये हरदोई जनपद में। समस्तपुर पश्चिम भैण किधर हो जाएगा? रायबरेली। समस्तपुर यहाँ पर जो रहेगा रायबरेली 3rd नंबर पे। नेक्स्ट यहाँ पर पर्वतीय अर्घा जो यहाँ पर बर्ड सेंचुरी है, सी पर्वतीय अर्घा सेंचुरी यहाँ पर गोंडा जनपद में है ना, गोंडा नीचे लिखा हुआ है। सम्मान पश्चिम भैरण की क्या होगा? ये हो जाएगा मैनपुरी, ये मैनपुरी लिखा हुआ है, डी का ये आ रहा है मैनपुरी, है ना। इस टाइप से मैच कर लो, सामने लिख लो, सामने सामने से आप। 115 का ए करेक्ट है। 116 आते हैं, भारत में 100% प्रत्यक्ष विदेशी जो यहाँ पर क्या है निवेश है, उसके अंतर्गत संचालित रक्षा विनिर्माण इकाई स्थापित करने वाली स्वीडन की प्रसिद्ध रक्षा कंपनी कौन सी है? 116 का आंसर हो जाएगा ये है SAAB, इसका सही आंसर होगा। SSAB इसका सही आंसर होगा। LAAB साप, ठीक है। आगे आते 117 नंबर क्वेश्चन। 117 है, नीदरलैंड की एक कंपनी ASML जो अर्धचालक विनिर्माण के लिए आवश्यक चरम पराबैंगनी जो है लिथोग्राफी मशीन को वैश्विक आपूर्ति करते हैं, किस भारतीय औद्योगिक समूह के साथ साझेदारी कर रही है? आंसर 117 हो जाएगा सी, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स इसका सही आंसर होगा, ठीक है। 118, भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के संबंध में JM3 का पूरा नाम क्या है, जिसे देश के डिजिटल परिवर्तन की नींव रखी थी? 118 का आंसर हो जाएगा क्या? करेक्ट आंसर यहां से बी यहां पे होगा, जन धन आधार मोबाइल। JM20, जे मतलब जनधन बैंक खातों के माध्यम से वित्तीय समावेशन, ए से मतलब आधार डिजिटल पहचान, एम से मतलब मोबाइल कनेक्टिविटी और डिजिटल पहुंच, बी आंसर है। 119 नंबर है, भारत में बचत और पूंजी निर्माण जो है उसके संबंध में विचार करना है। घरेलू घरेलू जो क्षेत्र परंपरागत रूप से सकल घरेलू उत्पाद बचत में सबसे बड़ा योगदान करता रहा है। क्या होगा? 119 का पहला स्टेटमेंट यहां से करेक्ट है। सेकंड, सकल पूंजी निर्माण व्यापक रूप से अर्थव्यवस्था में निवेश का प्रतिनिधित्व करता है, सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, सकल घरेलू जो होता है ये बचत घरेलू क्षेत्र, निजी निगमित, कारपोरेट क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र की बचतों का योग होता है, तीसरी बात भी करेक्ट है। 1 2 3 19 का आंसर 1 2 3 डी यहां से करेक्ट है। 120 नंबर है 120, मुद्रास्फीति के प्रकार और इसके विवरण है, मैच करते हैं। पहला हो जाएगा मंद मुद्रास्फीति, समान कीमत पर स्तर में काफी धीमी मामूली वृद्धि। सेकंड हो जाएगा कुढ़ती हुई मुद्रास्फीति, कीमतों में अत्यधिक तीव्र जो 2 से अधिक 3 अंकों तक पहुंच जाती है। अति मुद्रास्फीति, अत्यधिक उच्च नियंत्रण बाहर से, है ना, ये हो जाएगा इसका। और डी का चौथा अपस्फीति जो होती है डिफ्लेशन, समान कीमत में स्तर पर निरंतर गिरावट। डिफ्लेशन में यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों क्वेश्चन पहले पूछ चुके हैं, तो अच्छे से पढ़ना है टॉपिक को। 120 का आंसर करेक्ट है। 121 नंबर है 121, मांग की कीमत लोच के बारे में बताना है। ये कीमत में परिवर्तन के सापेक्ष किसी वस्तु की मांग की मात्रा में परिवर्तन की अनुक्रियाशीलता को मापती है, पहला करेक्ट है। जिन वस्तुओं की लगभग समान स्थानापन्न अधिक होते हैं उनकी मांग अपेक्षाकृत अधिक लोचदार होती है, सही है। तीसरा है अनावश्यक वस्तुएं जो होती हैं उसकी मांग समानता बेलोचदार होती है, जबकि विलासितापूर्ण वस्तुओं की मांग लोचदार होती है, एकदम करेक्ट है। जैसे कि मूलभूत खाद्य पदार्थ, नमक आदि का मान समानता लोचदार नहीं होता है, क्योंकि उपभोक्ता मूल्य परिवर्तन के बावजूद उन्हें खरीदते रहेगा, कितना ही महंगा हो, नमक खाना बंद कर देंगे नहीं, तेल खाना बंद कर देंगे नहीं, पानी पीना बंद कर देंगे नहीं, तो ये सब खाद्य मूल हमारे खाद्य वस्तु महंगी। आंसर क्या होगा? 1 2 1 डी करेक्ट है। यहाँ से 1 2 3 1 2 3 1 2 1 बोल रहा हूँ, 1 2 3 करेक्ट है डी। 122 आरक्षित नकदी अनुपात सीआरआर के और एसएलआर के बारे में विचार करना है। सीआरआर बैंक की निवल मांग और अन्य देताओं समय देताओं जो होती है उसका भाग होता है, वह भाग होता है जिससे भारतीय रिजर्व बैंक के पास आरक्षित नकदी के रूप में बनाए रखना होता है। पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड बोला है कि एसएलआर सरकारी प्रतिभूतियों, स्वर्ण और नगद जैसी तरल परिसंपत्तियों के रूप में बनाए रखा जा सकता है, सही है। सीआरआर के अंतर्गत जमा राशि
पर बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के ब्याज प्राप्त होता है। तीसरा गलत है। 1-2 करेक्ट है। सिर्फ आरबीआई के पास रखी गई सीआरआर राशि पर बैंकों पर कोई ब्याज नहीं मिलता है। 1-2 करेक्ट है। 123 नंबर है, भारत में नारियल उत्पादन के बारे में विचार करना है। भारत दुनिया का कुल नारियल उत्पादन में लगभग 30.7% योगदान देता है। पहली बात करेक्ट है। सेकंड यहां से इंडोनेशिया वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश है। सेकंड बात यहां से गलत होगी। ठीक है। भारत के प्रमुख नारियल उत्पादक राज्य केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु हैं और विश्व भर में उत्पादन इसका काफी ज्यादा है। भारत ने इंडोनेशिया, फिलीपींस, श्रीलंका के ब्राजील जैसे भी देशों को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, तो गलत हो जाएगा। आंसर सिर्फ सी करेक्ट है पहला। 124 राज्य वित्तीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन एफआरबीएम के बारे में। एफआरबीएम अधिनियम वर्ष 2003 के अधिनियम किया गया था। 24 फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट। इसका उद्देश्य वित्तीय अनुशासन को संस्थागत रूप से देना और दीर्घकालिक समष्टि आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करना होगा। तीसरा है, अधिनियम के अंतर्गत सरकार को मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण जैसे विवरण संसद के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। तीनों बातें करेक्ट है। 124 का आंसर 1, 2 और 3 डी यहां से करेक्ट आंसर होगा। 125 है, भारत में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के बारे में विचार करना है। रणनीतिक विनिवेश में किसी सीपीएससी के प्रबंधन का नियंत्रण किसी निजी इकाई को हस्तांतरित किया जाता है। 25 फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। परिभाषा के अनुसार विनिवेश का अर्थ सदैव सीपीएससी में सरकारी की संपूर्ण जो 100% हिस्सेदारी है उसकी बिक्री से होता है। सेकंड गलत है, क्योंकि विनिवेश का अर्थ होता है कि आवश्यक रूप से 100% हिस्सेदारी बिक्री नहीं होना। यह निम्नलिखित प्रकार से होता है, जैसे कि अल्पांश निवेश, ठीक है, और बहुलक या बहुलांश रणनीतिक निवेश, पूर्ण निजीकरण इससे होगा। तो इसलिए कहना गलत होगा कि विनिवेश का अर्थ 100% बिक्री होगा। तो सिर्फ पहला करेक्ट है। 126 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है। 126 का आंसर हो जाएगा धान या चावल। रबी की फसल नहीं है, ये खरीफ की फसल है। 27 है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई जो है उसके मौद्रिक नीति के बारे में गुणात्मक चयनात्मक उपकरण है कौन सा। एक तो पहला सीमा अनिवार्यता जो है करेक्ट होगा। दूसरा नैतिक दबाव भी करेक्ट होगा। तीसरा खुले बाजार की जो क्रियाएं होती है ये गलत है क्या। हाँ, ये गलत होगा, क्योंकि खुले बाजार की परिचालन जो होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन जो होता है ओएमओ, ये एक मात्रात्मक उपकरण है। इसके द्वारा आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री करके तरलता का प्रवाह को बढ़ाता है घटाता है। इसका प्रभाव मुद्रा, ऋण और कुल मात्रा पर पड़ता है, न कि केवल ऋण के आवंटन या दिशा में। 1-2 करेक्ट है। 28 है, अभिकथन है कारणार। मुद्रास्फीति को अवधि में ऋणी को समानता लाभ होता है, जबकि ऋणदाता को समानता हानि होती है। 28 पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, मुद्रास्फीति द्वारा वास्तविक मूल्य क्रय शक्ति को कम कर देती है, इसलिए ऋण का पुनर्भुगतान ऐसी मुद्रा में किया जाता है जिनका मूल्य ऋण लिए गए समय में प्रचलित मूल्य की तुलना में कम हो जाता है। दोनों बातें करेक्ट है इसकी, और व्याख्या भी एकदम सही कर रहा है। मुद्रास्फीति के अवधि ऋण के बारे में आपको पॉइंट नोट करना है और पूरी बातें इसकी लिखनी है और जाकर डीप में पढ़ना है इसको। आंसर भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 129, हाल ही में यशोदा और कृष्ण शीर्षक वाली एक पेंटिंग सेफ्रॉन आर्ट द्वारा आयोजित नीलामी 167.2 करोड़ में बिकी थी, जिसने भारतीय कला के लिए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था। इस कलाकार को भारतीय फिल्मों में यूरोपियन या भारतीय विषयों में यूरोपियन एकेडमिक यथार्थवाद का समावेश करने को लेकर आधुनिक भारतीय कला के अग्रदूत के रूप में मानते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं राजा रवि वर्मा की। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी न्यूज में भी थे। और राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 से 1906 के बीच यहाँ पर मतलब इनका टाइम पीरियड था। 1848 में जन्म हुआ था इनका, है ना। टाइम पीरियड इनका ये था जो बताया मैंने आपको। कहां पर हुआ था? केरल के किली मनूर में हुआ था। 129 हो गया। 30 आते हैं। 130 भारत एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026 के बारे में। इसका आयोजन नई दिल्ली में भारत मंडपम में किया गया था। क्या होगा पहला? 130 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा सोचो। का पहला स्टेटमेंट आपका यहां से करेक्ट है। सेकंड, ये वैश्विक दक्षिण के किसी देश के आयोजित अपने स्तर पर दूसरा वैश्विक यही शिखर सम्मेलन था। गलत है, दूसरा नहीं था, ये पहला था। इसका विषय थीम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय था। तीसरी बात क्या होगी? करेक्ट है। 1 और 3 करेक्ट है।
आंसर यहां से बी। पहले यूपी में बस चलती थी, उसमें लिखा होता था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, है ना, मायावती के टाइम पे। 131 से 131 अग्नाइट इंजन के संबंध में विचार करना है। ये बूस्टर निम्न चरण प्रणोदन के लिए अभिकल्पित विश्व का सबसे बड़ा एकल खंड है। पहला यहां से करेक्ट है। इस इंजन का विकास स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा किया जाता है, यह किया गया है। गलत है, क्योंकि ये इंजन स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित नहीं किया गया, बल्कि इसे भारतीय निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा विकसित किया गया है। आंसर क्या होगा? ओनली वन करेक्ट है। 132 है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के बारे में। 2025 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भारत में 180 देशों में 152वें स्थान पर है। पहली बात करेक्ट है, पहली बात यहां से गलत है, ठीक है, क्योंकि 157 स्थान दिया गया, कितना 157, पहला गलत हो गया। सेकंड 2026 में भारत की रैंकिंग घटकर 180 देशों में 157 रैंक पर है, सही बात है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का प्रकाशन यूनेस्को द्वारा वार्षिक रूप से किया जाता है, ये बात गलत है, गलत है, सही है, गलत है, क्योंकि रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रकाशित होता है। ओनली टू करेक्ट, आंसर बी। 133 है ममता कालिया को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 हिंदी श्रेणी में किस कृति के लिए प्रदान किया गया था? आंसर जाएगा 133 का करेक्ट आंसर, ये दिया गया था जीते इलाहाबाद, जीते जी इलाहाबाद, ये इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया था। 134 है चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार जो है 2025 के बारे में। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी द्वारा दिए जाने वाला एक सर्वोच्च सम्मान पर्यावरण सम्मान है। पहली बात यहां से स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट है, सही है। 2025 में भारतीय आईएएस ऑफिसर सुप्रिया साहू प्रेरणा की कार्रवाई में श्रेणी के पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में शामिल थी, सही बात है। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार यूनेस्को द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है, ये बात गलत है, ये प्रतिवर्ष प्रदान किया था, लेकिन यहाँ पर ये तीसरी बात है जो गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये पुरस्कार यूनेस्को द्वारा नहीं बल्कि यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम उसके द्वारा दिया जाता है। 1 और 2 करेक्ट होगा, आंसर यहां से सी। 135 है हेवन 1 के संबंध में विचार करना है। हेवन 1 का विकास अमेरिकी स्थित निजी कंपनी स्पेसएक्स द्वारा किया जा रहा है। पहली बात यहां से गलत है, क्योंकि हेवन स्पेसएक्स द्वारा विकसित नहीं है, बल्कि ये अमेरिका में स्थित एक निजी कंपनी वास्ट VAST उसके द्वारा विकसित हो रहा है। सेकंड है इसे निम्न भूस्थिर कक्षा लोअर थर्ड ऑर्बिट जो होती है उसमें स्थापित विश्व की प्रथम निजी रूप में स्थापित अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना होगी, ये बात करेक्ट है, आंसर ओनली टू करेक्ट है बी। 36 है डुकोनो के बारे में, ज्वालामुखी के बारे में विचार करना है। डुकोनो ज्वालामुखी इंडोनेशिया के उत्तरी मुलुकु प्रांत में स्थित है। पहली बात यहां से करेक्ट है। इंडोनेशिया हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच स्थित तथा इसमें सुमात्रा, जावा, कलिमंतन, सुलावेसी और पापुआ जैसे द्वीप शामिल हैं, दोनों बातें सही है। तीसरा इंडोनेशिया की स्थलीय सीमाएं थाईलैंड और वियतनाम से लगती हैं, 1 2 करेक्ट है। 37 ध्रुव 64 के संबंध में विचार करना है। ध्रुव 64 भारत का पहला स्वदेशी डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर है। 37 पहला स्टेटमेंट सही है। इसका विकास IIT बॉम्बे द्वारा किया गया है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहां से गलत है ना, क्योंकि सेकंड बात इसकी गलत है क्योंकि पूर्णतः भारत का पहला स्वदेशी यहाँ पर प्रोसेसर होगा ना ये, और ये किसके द्वारा किया गया था? इसका विकास ये माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित किया गया था, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा सेकंड वाला। फर्स्ट करेक्ट है सिर्फ आंसर ए। 38 नंबर 138 फिंके नदी के बारे में विचार करना है। ये विश्व की सबसे प्राचीन नदी प्रणालियों में से एक मानी जाती है, जिसकी उत्पत्ति लगभग 300 से 400 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी। पहली बात सही है। सेकंड, ये मध्य ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है और उत्तरी क्षेत्र में दक्षिण ऑस्ट्रेलिया से होकर प्रवाहित होती है, सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, इसका उद्गम पूर्व ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से होता है, क्योंकि ये फिंके नदी उद्गम ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से नहीं बल्कि यहाँ पर इसका उद्गम मध्य ऑस्ट्रेलिया, मिडिल जो ऑस्ट्रेलिया है उसकी मैकडोनल्ड श्रेणी जो है वहां से होगा, 1 2 करेक्ट है। 139 है उत्तर प्रदेश के राज्य प्रतीकों के बारे में विचार करना है।
उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस किरण है। 39 का पहला स्टेटमेंट सही है। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु यहाँ पर बारहसिंह है। सेकेंड बात करेक्ट है। उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष नीम है। गलत है क्योंकि उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष अशोक है ना, न कि नीम। 1 2 करेक्ट है आंसर है। 140 उत्तर प्रदेश के विधायी प्रतिनिधित्व के बारे में विचार करना है। उत्तर प्रदेश लोकसभा में 80 सदस्य भेजे जाते हैं। पहली बात यहां से सही है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 425 है। गलत है, कितनी है? 403 है। 403। उत्तर प्रदेश के राज्यसभा में 31 सदस्य भेजे जाते हैं। करेक्ट है, 1 और 3 सही है। आंसर यहां से सी। 141 निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के किसी मंडल का मुख्यालय नहीं है? आंसर हो जाएगा ललितपुर, इसमें नहीं होगा। ठीक है, ललितपुर केवल एक जिला है जो झांसी मंडल के अंतर्गत आता है। झांसी मंडल में झांसी, जालौन और ललितपुर जिले शामिल हैं, लेकिन इसका मुख्यालय झांसी ना कि ललितपुर। 3 42 उत्तर प्रदेश की नदियों के संबंध में विचार करना है। गंगा उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद से प्रवेश करती है। पहली बात करेक्ट है। गोमती नदी का उद्गम पीलीभीत की गोमत ताल से होता है और ये पूर्णतः उत्तर प्रदेश के भीतर प्रवाहित होती है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद से प्रवेश करती है। गलत है, ओनली 1 2 सही होगा। 143 झील, ताल और यहां पर इसका जनपद कौन सा है देखते हैं। पहली बात है बखीरा ताल। 43 बखीरा ताल आपको जाएगा संत कबीर नगर 31। शेखा झील जो है ये अलीगढ़। बरुआ सागर ताल हो जाएगा सी का 4 झांसी और सूर सरोवर कोठम आगरा। करेक्ट आंसर यहां से एक है, ये सही है। 44 नंबर है उत्तर प्रदेश के रामसर आद्यभूमि के स्थल जो है उसके बारे में विचार करें। ऊपरी गंगा खंड ब्रज घाट से नरोरा रामसर स्थल के रूप में नामित होने वाला पहला उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थल था। पहली बात सही है। सेकंड सांडी पक्षी वन हरदोई जनपद में स्थित है, ऊपर बताया मैंने आपको। सूर सरोवर आगरा में स्थित एक रामसर स्थल है, यह भी बात मैंने ऊपर बताई थी आपको, जो एक मानव निर्मित जलाशय है। ठीक है, 1 2 3 तीनों करेक्ट है। आंसर 1 2 और 3 डी। 45 उत्तर प्रदेश में बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश मिलने वाले खनिज जनपद को लेकर सम्मिलित करना है कौन? आंसर हो जाएगा 45 का पहला यूरेनियम ललितपुर, चूना पत्थर मिर्जापुर सोनभद्र, ये भी करेक्ट है। बॉक्साइट सहारनपुर नहीं होगा, बॉक्साइट के भंडार पूर्णतः बांदा और चंदौली जिलों में पाया जाता है। 1 2 करेक्ट है सी। 146 नंबर है, इसमें बोला कि विथ रेफरेंस टू आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसीडर टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट यहाँ पे आलमगीरपुर ऑन द हिंडन रिवर मार्क्स इन द ईस्टर्न ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। 146 का फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड यहाँ पर कि हुलास एंड जो हड़प्पन साइट्स है लोकेटेड इन द सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट। सेकंड क्या होगा? सेकंड भी कहिए क्योंकि यहाँ पर सहारनपुर में स्थित हुलास पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक हड़प्पाकालीन पुरा स्थल है, दोनों बातें सही है। तीसरा है सिनौली नोन फॉर इट्स क्या लिखा है चेरोइट एंड टॉफिन, है ना, चेरोइट एंड टॉफिन मतलब ताबूत और समाधान, उसको लेकर के यहाँ पर प्रसिद्ध है ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में। तीसरा क्या होगा? तीसरी बात गलत है क्योंकि जो सिनौली है ये बागपत जिले में स्थित अनाखी ललितपुर में है। ये अपने तमपाषाणकालीन समाधि स्थल कब्रगाह के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ रथ लकड़ी के ताबूत को अन्य अवशेष प्राप्त हुए थे। आंसर क्या होगा? 1 2 करेक्ट है, तीसरा गलत होगा बी। 147 है व्यक्तित्व यहाँ पर दे रखा है और इसके जन्म स्थान 47। पहली बात है 2 ऋषभदेव प्रथम जैन तीर्थंकर अयोध्या, पार्श्वनाथ काशी वाराणसी, बीरबल 1 कालपी और D3 मूल मलुकदास संत मलुकदास कड़ा कौशाम्बी। आंसर यहां से करेक्ट है। 48 नंबर है निम्नलिखित महाजनपदों को उनकी राजधानियों को जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित है उस पर विचार करना है। वत्स कौशाम्बी करेक्ट है। सेकंड सूरसेन मथुरा करेक्ट है। उत्तरी पंचल कुशीनगर नहीं होगा क्योंकि उत्तरी पंचल की राजधानी अहिछत्र वर्तमान बरेली क्षेत्र थी, जबकि दक्षिणी पंचल की कैपिटल कंपीवल वर्तमान फर्रुखाबाद क्षेत्र थी। आंसर क्या होगा? 1 2 करेक्ट है। आंसर यहां से सी। 149 है सूची 1 सूची 2 को मैच करना है। नदी परियोजना और इसके क्षेत्र और जनपद कौन कौन से हैं इसके जिले। माता टीला बांध हो जाएगा 149 का पहला, ये 1 और 2
ललितपुर। रिहंद बांध हो जाएगा 49 का। सोनभद्र है ना। नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र बुलंदशहर, सही है। गोविंद बल्लभ पंत सागर सोनभद्र। करेक्ट आंसर 49 का एक करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर 150। सूची 1 सूची 2 उत्तर प्रदेश के मेला उत्सव स्थान। बटेश्वर मेला सबको पता है, आगरा, और ये उत्तर भारत के सबसे बड़े पशु मेला में से एक है। क्वेश्चन पूछ सकता है सब, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला में से एक है और बहुत सारी कुछ बातें पूछेगा, तो आगरा याद रखना है आपको। माघ मेला प्रतिवर्ष प्रयागराज में आयोजित किया जाता है, इसका संबंध त्रिवेणी संगम से है। ठीक है, माघ मेला क्या होगा, प्रयागराज। और नौचंदी मेला मेरठ में आयोजित किया जाता है और ये क्षेत्र के सांस्कृतिक समन्वय की परंपरा को दर्शाता है। देवा शरीफ मेला बाराबंकी में हाजी वारिस अली खां की दरगाह में आयोजित किया जाता है। आंसर ए करेक्ट है 150 का। इस टाइप से हम लोग का नेक्स्ट आईएएस का टेस्ट 1 फिनिश हो गया। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, नेक्स्ट आईएएस का जो टेस्ट है सिर्फ अभी पहला दूसरा यहाँ पे हो चुका है, तीसरा, और बहुत लोगों ने 10-10 12-12 पेपर करा दिए हैं, तो ध्यान रखना है 10-12 पेपर अभी नहीं हुए, एकदम जो सही है उसके साथ चलना है ना, अंधेरे में नहीं रहना है, वही नहीं जागो ग्राहक जागो उस टाइप वाला को रखना है। ठीक है, जागो जागो। तो कोई यहाँ पर 18 करा रहा है, कोई 15 करा रहा है, कोई 16 करा रहा है, मतलब जबरदस्ती कोई करा रहा है, ऐसा करा रहे हैं करना, मतलब आप लोगों को पागल बनाने के लिए। कौन है वो आपको खुद देखना है। मैं आपको बस थोड़ा थोड़ा हिंट देता जाऊंगा कि जो टेस्ट रियल चल रहे हैं वो मैं आपको यहाँ पर डेट दिखाता जा रहा हूँ, कब कब टेस्ट चल रहा है ना, कौन सा टेस्ट कब है, वो सब मैं एक एक चीज आपको पूरा दिखाऊंगा कि कौन कौन सा सिलेबस है, क्या क्या इसमें पूछा गया है, उसके साथ करा रहा हूँ। जबकि और भी लोग यहाँ पर अभी जैसे विजन का करीब 3 से 4 पेपर हो गया है ना यूपीएससी का, अभी हम लोग उसको भी कंटिन्यू करेंगे स्टार्ट। तो क्या हुआ है यूपीएससी का, तो लोगों ने उसमें कम से कम 10 से 12 पेपर करा दिए, जबकि ऑफिशियली भी 4 ही पेपर हुए। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखना है कि पहले के पेपर तो आप नहीं सॉल्व कर रहे हो, यूट्यूब पे कर रहे हो, तो इन सब चीजों को ये नहीं कहता कि मेरे चैनल से ही करो, जहां से भी करते हो, जहां से आपको अच्छा लगता है वहां से करो, बट चीजों को ध्यान रख के करो। ठीक है, गलत चीजों को नहीं सॉल्व करना है, राइट, क्योंकि पहले का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वो हर साल क्वेश्चन क्या होते हैं फ्रेम करके अगले साल के लिए बनाते हैं कि क्वेश्चन हमें की उम्मीद रहती है उसके लिए, वरना तो जिस पेपर क्यों खरीदते हैं लोग, पहले ही लगाए पहले के, है ना। तो ध्यान रखना चीजों से, आपको अपडेट रखना है। बाकी कुछ पूछना रहेगा टेलीग्राम पे जुड़ पर पूछ सकते हो और टेलीग्राम चैनल अपना ज्वाइन कर सकते हो, यूपीएससी नॉलेज टेक। एंड करते हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।